In the last 9 years, a phenomenal 236 students from his Super 30 initiative have cleared the joint entrance test of the Indian Institute of Technology. What is remarkable about this achievement is that most of the successful candidates have been from the most underprivileged sections of society. The Discovery Channel has described Super 30 as a revolutionary experiment to bring about social change. The Bihar government conferred on him the Maulana Abdul Kalam Azad Shiksha Puraskar in November 2010. He has been fascinated by mathematics since early childhood. Though he got an opportunity to pursue higher education at the Cambridge University, his poor financial health came in the way. To help other financially disadvantaged students who invariably fade away without getting the right opportunities, he founded Super 30. Under this initiative, he gives underprivileged students free food, free lodging, and above all, free coaching. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome on the stage noted mathematics teacher and social entrepreneur, Mr. Anand Kumar. A very, very good afternoon to you, sir. The theme of his presentation today is Indian Education, Super 30, Revolutionizing Education at the Grassroots. Welcome, sir. यहाँ मोतीलाल ओसवाल कंपनी के तरफ से इनवाइटेड सभी लोग को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आप लोगों के सामने कुछ बातचीत करने का मौका दिया। अभी तक सुबह से लेके जो मैं शेड्यूल देख रहा था, आप लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट और कंपनी के बारे में बातचीत सुनी और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए और अपनी बातों को रखा। इस बीच एक छोटे से मामूली शिक्षक को भी आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको कुछ कहानी बताना चाहूँगा, ऐसी कहानी बताना चाहूँगा जिसमें आपको पता चलेगा, जिसमें आपको समझ में आएगी इस बात के लिए कि अगर कोई व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो, चाहत हो, तो कोई भी उम्मीद की किरण जल सकती है। बहुत कठिन परिस्थितियों में भी, बहुत टफ सिचुएशन में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, ऐसी बात सामने आएगी। तो मैं अपनी कहानी की शुरुआत संतोष से करना चाहूँगा। ये संतोष है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। संतोष पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता है। बिहटा एक गांव है, वहीं पर ये रहता है और ये एक बहुत गरीब परिवार से आता है। ऐसा परिवार कि इनके परिवार में खाने पीने तक की काफ़ी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। इनके माता पिता के पास एक छोटा सा 1 बीघा का प्लॉट है, इसी में ये लोग कुछ उपजाते हैं और सब्जी जो उपजाते हैं उसको सड़क के किनारे बेचकर अपना किसी तरह से गुजारा करते हैं। इसके बावजूद भी संतोष के घर में पढ़ाई के प्रति प्रेम था और संतोष के मन में भी बात की क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि मुझे पढ़नी चाहिए। संतोष स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल भी उसका ऐसा था जहां पर खिड़की दरवाजे की चोरी हो चुकी है, शिक्षक आते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल था, किताब भी उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, कोई सीनियर स्टूडेंट से किताब मांग के पढ़ता था। धीरे धीरे संतोष को इच्छा हुई कि और पढ़े, पढ़ते गया, सेल्फ स्टडी करते गया और 10th पास करने के बाद उसकी उम्मीद जगी कि मुझे IIT क्वालिफाई करना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। उसने गांव में किसी से सुना IIT का नाम। वो पटना शहर आता है, 40 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करके वो पटना आता है। पटना आने के बाद वो बहुत जगहों पर जाने का प्रयास करता है और कहता है कि भाई मुझे पढ़ाओ, कोई नहीं पढ़ाता। वो एक देहात का लड़का था। फिर हमारे पास उसको सुपर 30 के प्रोग्राम के बारे में पता चलता है और संतोष हमारे पास आके रात दिन मेहनत करता है। 2 सालों के बाद वह दिन आता है कि संतोष IIT क्वालिफाई करता है। यही नहीं, आप देखिए इसकी माता जी कितनी खुश हैं। वॉइस
पहले आनंद बाबू है ये है सब कुछ का मदद नहीं देना। तो बेटा हमारे पढ़ गया तो यह खान पढ़ा हम चाहूँ के लिए बहुत खुशी के बात है। लड़का हमारे निकल गए, गरीब के लड़का है, छोटा किसान के हम पढ़ लिख के अपना मेहनत के बदल से आनंद बाबू के अथी बदौलत से लड़का हमारे निकल गया। तो आपने देखा कि संतोष की चर्चा बिजनेस वीक में हुई, अमेरिका के मैगजीन में, आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ दिखाया गया कि एक किसान का बेटा जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है वो कैसे पढ़ता है और सुपर 30 में पढ़ के कहाँ तक IIT में भी अच्छा रैंक दे के IIT खड़गपुर तक पहुँचता है। और अब देखिए कई सालों के बाद संतोष की स्थिति बदल गई है और संतोष उसी तस्वीर में नज़र आ रहा है। आज यूरोप में वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। तो एक सब्जी बेचने से लेके यूरोप में प्रोफेसर बनने तक की यात्रा पूरी करता है संतोष। इस तस्वीर में आप अनुपम को देख रहे हैं। अपने माता जी के साथ वो अनुपम खड़ा है। अनुपम बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जहां नक्सल एरिया कहा जाता है। नक्सलाइट का वहां सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, काफ़ी प्रभाव है नक्सलाइट का। वहां से अनूप हमारे पास आता है और बताता है स्टोरी। तो मैं काफ़ी पिघल गया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा संतोष के कहानी को अनूप के सुन के। अनूप बताया कि जब ये 8 साल का था तो इसके घर में इतनी अधिक गरीबी थी कि इसके घर में खाने को भी नहीं था। बरसात का महीना था, अगस्त सितंबर का, काफ़ी बारिश हो रही थी और ये भूख से तड़प रहा था अनूप। उसी समय इसकी माताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। माताजी ने अपने हस्बैंड को कहा कि जाइए कम से कम चावल ले आइए, अगर आप चावल भी थोड़ा ले आइएगा तो उबाल कर चावल और नमक के साथ हम लोग काम चला लेंगे, कम से कम बच्चे की भूख तो मिट जाएगी। आज 12 साल हो गए अनूप के पिता ने जो चावल लाने घर से निकले आज वापस नहीं आए। उसके बाद भी अनूप के लिए संकट आ गया। बहुत सारे गांव में उनसे लोगों ने पढ़ने नहीं देना चाहता था, कहता था और नक्सलाइट ज्वाइन कर लो, अमीरों से बदला लो, उसको तबाही मचा दो, देखो ये ऐसा हथियार है। गांव में काफ़ी उसको तकलीफ दी गई, लेकिन वो हारा नहीं, पढ़ता गया। लेकिन 10th पास करने के बाद करता क्या, पता चला कि हमारे रिस्पेक्टेड CM हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश जी, वो मंडे को मंडे लगाते हैं जनता दरबार। उसमें पहुंचा अनूप मदद मांगने की, सर कुछ खर्चा वर्चा दीजिए ताकि हम IIT की तैयारी करें। जब वो पहुंचा CM हाउस में तो पहले ही बाहर में लोग उसको बताए कि देखो मुख्यमंत्री जी क्या तुमको पैसा देंगे, ऐसे ही तो कोई हम लोग के पास फंड नहीं है, चल जाओ। आनंद कुमार वो एक सुपर 30 प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं। हमें आज भी याद है कि यही माँ बेटा जब हमारे पास आए थे तो माँ और बेटे के दोनों के पाँव में चप्पल नहीं था और धूप में चलते हुए आए थे। हमने पूछा कि कब आप आए, तो बोला शाम को। हम बोले कि कल शाम को आए तो आपने रात कहाँ बिताई, तो मैं प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग रात बिताए हैं और सुबह से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से होते हुए दोपहर के बाद आप क्या आ रहे हैं। मैं इसे कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट लिया, देखा कि बच्चा पढ़ने में ठीक था, मैं अपने पास रख लिया और ये भी पूरा मेहनत करने लगा, रात दिन एक करके पढ़ने लगा अनूप। और एक दिन आया कि अनूप भी IIT बॉम्बे में अभी पवई में पढ़ रहा है फाइनल ईयर में। और पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और घर में आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे। घर वाले या गाँव वाले वो लोग सोचते थे पढ़ना तो कोई काम का नहीं। लेकिन मैं पढ़ता था। फिर 12th पास करने के बाद सुपर 30 के बारे में जब पता चला था तो फॉर्म भरे। तो जब यहाँ आ गए तो उसके बाद कोई कुछ भी बोलता था कि तैयारी करो या नहीं करो, क्योंकि पैसे का ज़रूरत नहीं होता था। तो फिर सर ही सब कुछ दिए। सुपर 30 अगर नहीं होता तो वही होता, फिर मैं अपने गांव पे भी खेती करते रहता। मेरे भैया लोग हैं, वो लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। तो आज मैं IIT पास करने के बाद IIT बॉम्बे में काफ़ी अच्छा लगता। अनूप IIT में पढ़ रहा है जैसा बताया, और IIT में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक का IIT बॉम्बे के इतिहास में कोई स्टूडेंट उतना मार्क्स नहीं लाया इंटरनल एग्जामिनेशन में किया। बहुत ऐसी कहानियां हैं। शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा अनुपम की कहानी। आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके बहुत गरीबी की स्थिति में, पूरा कपड़ा भी नहीं था। पिताजी ऑटो चलाते हैं, अपना ऑटो भी नहीं है, पटना के गलियों में ऑटो चलाते हैं, भाड़े पर लेकर ऑटो चलाते हैं, 100-150 कमा लेते हैं तो बहुत समझते हैं। लेकिन इनका एक भाई
भाई और एक बहन और है, 3-3 लोग का खिलाना पिलाना रखना बड़ा मुश्किल था। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद अनुपम हमारे पास आया, ये भी 2-3 साल पूरा जम के हमारे साथ मेहनत किया और कभी कभी छुट्टियों में जाता था, पिताजी को ऑटो चलाने में मदद भी करता था। और आज IIT क्वालिफाई करने के बाद IIM कोलकाता में फाइनल ईयर का अनुपम छात्र है। फिर एक कहानी और मैं बताना चाहूँगा शशि नारायण की, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला ये बच्चा। इसके गरीबी इतनी थी कि इसके पिताजी नहीं पढ़ा पा रहे थे, गांव से बाहर भेजने की क्षमता नहीं थी 10th की बात। इसका बड़ा भाई गरीबी के चलते पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी नहीं था, पिताजी को रिक्वेस्ट किया, बड़ा सीधा साधा बच्चा सुसाइड कर लिया, वो पंखे में फांसी लगा कर मर गया। तब इसको लगा कि नहीं मुझे पढ़ना है और इसने निश्चय किया कि अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैं अपने ही से गांव में पढ़ूंगा। इसे भी पता चला शशि को कि आनंद कोई पढ़ाता है, कोई टीचर है जो पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे पास आया, 2 साल संघर्ष किया और IIT में अच्छा रैंक लाया परीक्षा में, और IIT खड़गपुर में भी कई रिकॉर्ड इसने बनाए। और अभी आप देखिए कि फ्रांस में ये भी एक लेक्चरर का काम कर रहा है, बीच में आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। बहुत ऐसी कहानियां हैं, 263 कहानियां हैं, 263 स्टोरीज़ हैं, जिसमें जैसे गरीब गरीब बच्चे, एकदम अंडर प्रिविलेज बच्चे कैसे हमारे पास आते हैं और उनकी ज़िंदगी बदली है। 2-3 को मैं 4 को 1 मिनट आधा केवल शुरुआत के 50 रुपये फॉर्म के, उसके बाद रहना खाना सब कुछ आनंद सर की निगरानी में। सर के ये गरीब सुपर 13 महज गरीब बच्चों के लिए ही है। जो अभी जो दोस्त मिलते हैं उन्हें देखता हूँ कि वो कितनी गरीबी से पढ़े। उस समय पता नहीं चलता था कि सब अपने अपने यहाँ सुपर 30 में थे, सब बोलते थे मेरे पिता ये हैं मेरे पिता। जब असली में दोस्तों के यहाँ गए हैं कभी छुट्टियों में तो पता चला हाँ ये बेहद गरीब थे, सही में इन्हें सुपर 30 की ज़रूरत थी, मुझे भी ज़रूरत थी, जो भी पढ़े उन्हें ज़रूरत थी, इनके बिना वो आज नहीं होते। IIT में बाकी सब IIT में, तो ये मतलब एक सपना ही सच होने जैसा। मेरा छोटा सा एक गाँव जहाँ ना अभी तक आज तक के बिजली की व्यवस्था नहीं है। किसी तरह से गांव में ही हम 7th क्लास तक पढ़ाई किए थे। उसके बाद मेरा बचपन से शौक़ था कि कुछ न सब्ज़ी हम भी बेचे 3 साल, और एक ट्यूशन छोटा सा 200-150 में पकड़ लिया। उसके बाद हमने किसी तरह से पढ़ते पढ़ते 10th किया। इससे सब्जी उब्जी बेचते थे तो हमें पता था कि आनंद सर की सुपर 30 चलती है। सुपर 30 मेरे ही माँ बाप की तरह है एक तरह से, कहा कि मेरा मम्मी पापा 0% हेल्प किए अपने इकोनॉमिकली, क्योंकि आनंद सर ही ऐसा जो मेरा फ्री में ही शुरू से पढ़ाए। सुपर 30 नहीं रहता तो शायद हम आज IIT नहीं क्वालिफाई करते। मेरा नाम मोहम्मद शादाब आज़म है। मैं अभी IIT रुड़की में पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा ब्रांच है। और यहाँ पे क्या मुझे नहीं मिला ये आप मतलब नहीं पूछ सकते हैं। मेरे पिताजी जो है एक टाइपराइटिंग टीचर हैं, तो आपको अगर पता होगा तो अब टाइपराइटिंग का ज़माना ख़त्म हो गया और जो भी था सब जितने भी इनकम थे सब बहुत लो हो गए थे। और फिर हम दर्द को समझकर सभी को इस तरीके से फैसिलिटी दे रहे हैं। और फिर सर के लिए इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। संजीव कुमार है, मैं IIT BHU में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं था तो इनके पढ़ाने का मेथड देखकर मैं बहुत ही डिलाइटेड हुआ था, बहुत खुश हुआ था, क्योंकि आज इससे पहले मैं जितना भी जगह जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसमें उतना इंटरेस्टिंग ढंग से कोई टीचर नहीं पढ़ा पाए थे जितना इंटरेस्टिंग ढंग से आनंद सर पढ़ाए थे। इसलिए मैं आनंद सर को बहुत इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना मैं दे भी नहीं सकता। यहाँ पे 2011 बैच का स्टूडेंट हूँ। आप उस समय IIT किया था मैंने, और मुझे IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है। मैं इसका श्रेय आनंद सर को देना चाहूँगा। मेरा नाम आयुष कुमार तिवारी है, मैं डाल्टनगंज झारखंड पलामू से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता ये ग्रामीण परिवेश से हम लोग बिलोंग करते हैं। जब यहाँ सुपर 30 शुरू में मुझे सुपर 30 बारे में जब जानकारी मिला तो मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, और सुपर 30 के थ्रू मैंने पढ़ाई की और इस साल 1700 रैंक लाया। और मैंने IIT रुड़की में मैं मैकेनिकल ब्रांच ज्वाइन कर रहा हूँ। शैलेश कुमार है, मैं गया से आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इस लेवल की नहीं थी कि हम IIT की तैयारी कर सकें। फिर बाद में हम आनंद सर के सुपर 30 में आए और आनंद सर के गाइडलाइन में हम IIT क्वालिफाइड किए। मैं नालंदा जिला ग्राम पोस्ट कुर्ती में रहने वाला छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत साधारण किसान थे, उन्हें कुछ दिन की शराब की भी लत थी, फिर भी मैंने एक संघर्ष करते हुए एक जिंदगी जीते हुए सुपर 30 में सर ने मुझे बहुत सुनहरा मौका दिया, अवसर दिया। मैं यहाँ पढ़ा, सचमुच यहाँ की एनर्जी, यहाँ के अद्भुत परिवेश में तो मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुँचा कि जो आज तक पाना हमारे लिए एक सपना था। अपना एक ऐसा डेवलपमेंट नहीं जो IIT में जाने के बाद भी लड़कों में वो जोश, एक अंदाज़ बदल जाता। हम सब का अंदाज़ आज भी वैसा ही है, इसमें सर की बहुत बड़ी देन है।
और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग, मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर आनंद शाह ने उस वक्त के सांचे को आज बदल दिया और मैं कुछ और सांचे में ढल चुका हूँ। तो अभी बताया कि 263 ऐसी सिमिलर स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये प्रोग्राम का शुरुआत हमने क्यों की, ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की, इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। मेरा बचपन से एक सपना था मैथमेटिशियन बनने का, साइंटिस्ट बनने का। स्कूल में ही मैं बड़ा दिलचस्पी लेता था, इंटरेस्ट लेता था मैथमेटिक्स को पढ़ने में, और बचपन से ही तरह तरह का साइंटिफिक मॉडल बनाया करता था। हालांकि एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन तमन्ना थी कि एक बड़ा साइंटिस्ट बनूं। जब जब भी बायोग्राफी पढ़ता था न्यूटन का, रामानुजन का, तो बड़ा इंस्पायर होता था थॉमस का पढ़ के कि मुझे भी एक बड़ा वैज्ञानिक बनना है। जब मैं 10th पास किया तो उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कई दोस्त उस स्कूल के भी थे जिनके पास थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वो लोग दिल्ली वगैरह पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन मैं चाहता था कि मैथमेटिशियन बनूं, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी में ही रह गया। पैसे का अभाव भी था तो पढ़ते गया। जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय मैंने 3 नए फार्मूले का इजाद किया जो कि लंदन में प्रकाशित हुआ, वहाँ पर दी मैथमेटिकल गजट में छपा। मुझे अच्छे टीचर भी मिले, उन गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मैं जो भी लिखता था वो लोग उसे एडिट करते थे, मैं भेजता था। जब वो पेपर पब्लिश हुआ तो हमारे गुरुजनों का, हमारे टीचर्स का काफ़ी उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा, आनंद तुम यहाँ से निकलो, ये छोटे से जगहों से जब निकलोगे तुम्हें अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे ट्रेनिंग मिलेगा, तो तुम में निखार आएगा, तुम बाहर जाओ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो। तब हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। 94 में ऑफ़र आया, पार्शियल स्कॉलरशिप था, केवल ट्यूशन फ़ी उन्होंने माफ़ किया था, बाकी पैसा हमें देना था। और हमारे पास स्थिति थी कि हवाई जहाज़ का किराया भी नहीं था। हमारे पिताजी चिट्ठी छांटने का काम करते थे, सॉर्टर थे रेलवे मेल सर्विस में। पटना से कलकत्ता जो ट्रेन चलती है उसी में वो रात में चिट्ठी छांटते हुए कलकत्ता जाते थे, वहाँ से फिर वापस आते थे। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे घर में एक हैंडीकैप्ड अंकल रहा करते थे, उनका भी खर्चा हमारे पिताजी को और पूरा परिवार को देखना पड़ता था। बीमार दादी जी थी, उनका भी जिम्मेवारी थी। तो लेकिन पिताजी में एक बात थी जिसके लिए मैं आज भी हमारे आंखें भर आती हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ। वो उत्साहित बहुत करते थे। कभी भी गरीबी होने के बाद भी उन्होंने मुझ पर प्रेशर नहीं बनाया कि बेटा पढ़ के क्लर्क बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ। वो हमेशा कहते थे, बेटा थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचो। अगर तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो मैं अपना शरीर का पर्चा बेच दूंगा, लेकिन तुमको पढ़ने में कभी रोकूंगा नहीं, पढ़ो बेटा। वो स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे थे। अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को भी लिखा। 1 अक्टूबर 94 को मुझे जाना था कैम्ब्रिज में ज्वाइन करने के लिए। एक फाइनल लेटर आया कि भाई आप बताएं आ सकते हैं या नहीं, ताकि दूसरे को फिर ये ऑफ़र दिया जाए। तब हम लोग सोच रहे थे, और 23 अगस्त को 23 अगस्त को 94 को एकदम स्वस्थ थे पिताजी। पता नहीं क्या हुआ, 10 बजे सोने के लिए गए और अगले 5 मिनट में उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। उनके डेथ के बाद समझिए हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हम लोग एकदम लाचार हो गए और कैम्ब्रिज जाने की तो बात ही छोड़ दिया। सारे घर की जिम्मेवारी हम पर आ गई। मेरा छोटा भाई BHU में पढ़ता था, वायलिन वहाँ सीखता था, म्यूजिक सीखता था, और भी बताया जैसे घर की जिम्मेवारियाँ थी। तब हमने डिसीजन लिया कि आगे की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से ही करना है। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते वक्त हमने फिर एक छोटा सा क्लब बनाया, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। छोटे छोटे बच्चों को जो 9th में, 10th में, 11th में पढ़ते, फ्री एजुकेशन देना अपने इंटरेस्ट के लिए शुरू किया। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट जॉब है पिताजी का, तुम पिताजी के जगह पर मिलने वाली सरकारी नौकरी को, गवर्नमेंट जॉब को कर लो। लोगों ने ऑफ़र किया। हमारे पिताजी के सब स्टाफ भी आए ऑफिस के, कहे कि चलो बेटा कर लो, तुम्हें 2-4 ही घंटा काम करना पड़ेगा, तुम पढ़ाई करो। लेकिन हमने सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं अपना टीचिंग का लाइन, मैथमेटिक्स का लाइन को ही आगे बढ़ाऊँगा, क्यों ना पटना ही जैसे जगह पर बढ़ाऊँ। तब हमने नौकरी को मना कर दिया और बहुत कष्ट हमने झेला। हमारी चित्र में देख रहे हैं माँ पापड़ बनाती थी और मैं उसे झोले में लेके आनंद पापड़ का एक स्टिकर साट कर रोड पर गली गली पे घूमकर बेचता था। और मैं 4 बजे शाम को पापड़ लेके निकलता था और लगभग 7-8 बजे घर आता था। कॉलेज जाने का भी टाइम नहीं रहता था, दिन भर पढ़ते रहता था। वहाँ कॉलेज में उतना उस समय पढ़ाई भी नहीं होती थी, ऐसे ही ज़िंदगी चलती थी।
तब कुछ मित्रों ने मुझे राय दिया कि देखो यार, तुम पढ़ा रहे हो, तुम पापड़ बेच रहे हो, इससे अच्छा कि तुम पढ़ाने वाला धंधा पानी करो, कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ाओ, उससे तुमको फ़ायदा होगा, तुम्हारी पढ़ाई में भी निखार आएगा। तो हमने डिसीजन लिया कि चलो एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया जाए। एक ट्यूशन सेंटर रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जो था उसी को हमने आगे बढ़ाया। 2 बच्चों से हमने शुरुआत की। एक ही साल में 36 स्टूडेंट हमारे पास आए। वो लोग उस समय 1000 रुपया महीना देते थे, 1000 रुपया साल का देते थे, बहुत कम था, इसलिए कोई भी आके हमसे पढ़ता था। और भीड़ बढ़ते बढ़ते 3 सालों में इतनी भीड़ हो गई कि हम पढ़ाने लायक नहीं रहे। 500-600 बच्चे आ गए और उनको बैठाने का जगह नहीं रहा। कई शिफ्ट बच्चे आ गए तब, और लोग बड़ाई करने लगे कि नहीं आप अच्छा पढ़ाते। तब हमारे पास फिर एक चौराहे पर मैं खड़ा हो गया जहाँ 2 रास्ता जाता था। एक था कि बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर खोला जाए, फ्रेंचाइजी बांटा जाए, पैसा कमाया जाए। ये सोच रहा था कि ऐसा किया जाए कि आर्थिक तंगी से निकला जाए, क्या किया जाए, सोच रहा था। और दूसरा रास्ता जो अभिषेक ने दिया, एक लड़का था अभिषेक, वो हमारे पास सन 2001 में आया और 2001 में आके बोला कि सर मान लीजिए 1000 रुपया आप लेते हैं, मैं दे भी दूंगा, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, क्योंकि हमारे पिताजी 500 रुपया मैं अभी दूंगा और 500 मैं उस समय दूंगा जब हमारे पिताजी पोटैटो आलू निकालेंगे खेत से, तब जनवरी में दूंगा। हम कहा कि भैया इतना तुम कम पैसा है, उसमें भी तुम इंस्टॉलमेंट करो, ये बताओ कि तुम पटना में रहते कहाँ हो। बोला कि भाई हमारे गांव के एक वकील साहब है, बहुत अमीर आदमी है, उनका बड़ा मकान है, उनके सीढ़ियों के नीचे मैं रहता हूँ। और जिस अंदाज से बोला तो मैंने 1-2 सवाल पूछा, जवाब दिया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हम कहा कि ठीक है तुम अपना एड्रेस दो। तो एड्रेस दिया लिख के, मैं उस एड्रेस पर गया, देखा सही में गर्मी का महीना था, पूरा पसीने पसीने लथपथ था और सीढ़ियों के नीचे पढ़ रहा। तो तब मेरे मन में काफ़ी विचार आया और मुझे रास्ता जीवन का मिल गया। मुझे लगा इस तरह के बच्चों के लिए काम करना चाहिए। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल बना के पैसा कमा लूँगा, मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ भी कमा लूँगा, तो उससे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। शायद मैं किसी के लिए कुछ काम कर सकूँ, मुझे भी गरीबी का दर्द हमेशा झेलता आ रहा हूँ, कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपनी माताजी से आके बात किया, अपना भाई को बुलाया, BHU से बात किया, सब लोग बोला कि ठीक है आप काम करिए, माँ भी बोली कि ठीक है। तब हम लोगों ने 30 बच्चों को सिलेक्ट किया, एक टेस्ट के जरिए, एक टेस्ट लिया, फिर पता किया बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं या नहीं है। 30 बच्चों को लिया। माँ भी तैयार हो गई कि ठीक है बेटा, जब तुम ऐसा काम करो तो जितना हमसे बनेगा हम करेंगे, हम बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। एक और बगल की महिला तैयार हो गई कि ठीक है हम भी खाना बनाने में सहयोग करेंगे। फिर मेरा भाई कहा कि उस समय बॉम्बे में रहता था और कुछ म्यूजिक कंपनी के लिए वायलिन वगैरह बजाता था, वो भी बोला कि हम आके कुछ मदद करेंगे, भैया आप इस प्रोग्राम को चलाइए। तब हमने, और हमारे 2 स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके थे वो कहा कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्री में पढ़ा देंगे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैथ पढ़ाते हैं तो पढ़ाइए, हम फिजिक्स केमिस्ट्री का सहयोग कर देंगे। तब हमने शुरुआत की, माँ खाना बनाने लगी और एक ट्रेडिशनल वे में जो हमारे पास संसाधन था उसी से खाना बनता था और अभी भी बनता है खाना। और बच्चे जो हैं 300, हमारे घर के बगल में ही एक मकान बना के बच्चे को हम लोग वहाँ पर रखते हैं। काम करने में हमको बहुत खुशी हो रहा है, काहे कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा का अभाव में नहीं जा पाया। आज बच्चे लोग को मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ, IIT करके मेरे यहाँ से जाता है तो हमको बहुत खुशी होता है, लगता है मेरा ही बच्चा सब है। ये अपना न हुआ तो दूसरों को होना ही चाहिए। तो और हम लोगों के यहाँ कोई वैसा रिजर्वेशन नहीं है कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है, बैकवर्ड है, दलित है, उच्च वर्ग का है। हर साल जो बच्चा गरीब है, जिसमें पढ़ने की जिज्ञासा है, जिसमें लालसा है, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अभी देखिए एक अभी रिसेंट तस्वीर है, इस बार ईद जो हुआ, 2 बच्चा हमारे पास इस साल मुस्लिम है 30 बच्चों में, और एक बिहार के में ही रहने वाला है, पटना से 30-40 किलोमीटर दूर घर है। एक गुवाहाटी से एक बच्चा है बिहार का है, लेकिन उसके पिताजी गुवाहाटी में लेबर का काम करते हुए आया और दोनों नहीं गया। जबकि हमने 2 दिन कह दिया कि ईद की छुट्टी जाओ एंजॉय करो घर पर, दोनों नहीं गया। कहा कि सर आपसे जो प्रेम मिलता है, यहाँ बच्चों से जो अपनापन मिल गया, कहाँ छोड़ के हम लोग जाएँ। तब हम लोग ने डिसीजन लिया, हमारी माँ चित्र में, वाइफ को भी देख रहे हैं, सब मिल के उस दिन जो बन पड़ा खाना वाना बनाए, हम लोग सब मिलजुल कर खाए। अब तस्वीर में देख रहे हैं मेरा एक ही बच्चा है, छोटा
छोटा सा, वो भी हमारे बगल में बैठ के खा रहा है, खेल रहा है। तो एक पारिवारिक माहौल देते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि इन बच्चों में वो जज्बा भी भरे, ताकि बड़ा होकर गिव बैक टू सोसाइटी ये भी करे और एक अच्छे छात्र तैयार हुए। जब सफलता हुई, रिजल्ट अच्छा आया, तो बहुत लोगों ने ऑफ़र किया। जब मुझे कैम्ब्रिज जाना था तो कोई ऑफ़र नहीं किया, कहीं से कोई पैसा देने वाला नहीं था। बहुत बार बड़े बड़े नेताओं ने मुझे बुलाया और टरकाया, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम का सफलता की बात हुई तो कई लोगों ने आया। आनंद महिंद्रा साहब नीतीश जी से मिलने आए थे पटना, उन्होंने भी ऑफ़र किया, बुला के बोला। मुकेश अंबानी जी ने रियल हीरो अवार्ड दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला नीतीश जी इतने अच्छे आदमी हैं कि साल में 2 बार कम से कम हमारे घर पर 300 बच्चों से मिलने आते हैं। वो भी कई लोग बोला कि डोनेशन ले लीजिए, कुछ आपको राहत हो जाएगी, मदद हो। हमने कहा कि नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ बिना डोनेशन लिए हुए। शाम को ही मैं कुछ बच्चों को, हमारी टीम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती है, हम लोग 4-5 लोग हैं, पाँचों लोग मिलके कुछ बच्चों को जो अमीर घर के बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक। उसी से जो पैसा आता है उसी से हम लोग अपना खाना पीना और खर्चा बच्चों का निकाल लेते हैं। हम लोग दिखाना चाहते थे कि बगैर किसी से मदद लिए बिहार जैसे जगह में भी अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक मदद का रोना नहीं रो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी सफलता लोगों को न सुहाई, बहुत लोग हमारे पीछे लग गए। अब देखिए कि पटना में क्या है कि अभी भी नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्थिति में बिहार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बावजूद इसके इतना बिहार गर्त में चला गया था कि आज भी स्कूल में पढ़ाई उतनी लाइन पर नहीं आ चुकी है, पटरी पर नहीं आई है, और कोचिंग का जाल फैला हुआ है हर जगह। आप देखिए, मैंने 2 तस्वीर लिया है जहां पर आप देखिए पटना के किसी सड़क गली में चल जाइए, बैनर होर्डिंग लगा रहता है। बाहर से कोई लोग आते हैं, बताते कि अरे यहाँ तो कोई कंपनी का कोई प्रचार ही नहीं है, केवल कोचिंग सेंटर का प्रचार है। क्यों? क्योंकि वहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो मजबूरी में कोचिंग के जाल में फंसता है। अब कोचिंग माफिया सब हमारे गेस्ट में मिल के अपना, वो लोग पटना कोचिंग एसोसिएशन बनाए हुए, वो लोग मिल के हमको धमकाया कि देखो यार, तुम चला रहे हो इस तरह का प्रोग्राम, हम लोगों को दिक्कत है, तुम्हारा रिजल्ट भी इतना अच्छा है लेकिन तुम पैसा नहीं लेते हो। हम लोगों को पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा इतना नेम फेम भी हो गया, सो तुम ऐसा करो कि तुम भी एक जनरल कोचिंग खोल दो हम लोग जैसा। 1-1.5 लाख रुपया जो हम लोग तैयारी करवाने का IIT का फीस ले, तो ऐसा फीस लो और करो क्या, तो करो क्या कि कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ा दो, ऐसा कुछ करो ताकि तुम हम लोगों से बाहर नहीं आए। हमने बात नहीं मानी, हम कहे कि नहीं, जो तुमको करना है भाई करो, हम जो काम कर रहे हैं अपना, मेरा अलग स्टाइल है, अलग अंदाज है, कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन भी है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी है, बहुत मदद किए। कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, इस बच्चा को खिलाता है, पढ़ाता है, इसमें इतना इसको इज्जत क्यों मिल रहा है, इतना इसको प्रशंसा क्यों हो रहा है, भाई वो लोग भी लगे हुए रहते हैं। तो क्या हुआ कि एक बड़ा माफिया को उन लोगों ने पकड़ा, जो वहाँ के बहुत बड़े जेल में बंद रहे, खूंखार, कई हत्याओं को, करीब 50-60 मर्डर का केस उस पर चलता है। उसने आपको फ़ोन किया कि देखो तुम पैसा हमें 5 लाख रुपया दे दो, घर पहुँचा दो। हम कहे भैया हमारे पास पैसा कहाँ है? कहा कि जो बच्चों को खिलाते हो, पिलाते हो, रखते हो, उसमें तो कुछ पैसा लगता होगा, वही पैसा दे दो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। हम कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम पैसा नहीं दे सकते। हमने सूचना पुलिस को भी दी, पुलिस ने भी उतना सीरियसली नहीं लिया, हल्के में ही लिया कि अच्छा ठीक है, कोई दिया है धमकी तो इसको कहला कोई मारेगा, भाई ये तो बच्चों को पढ़ाता है, इससे किसी के क्या दुश्मनी है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे घर पर हमला हो गया कुछ साल पहले। माफियाओं ने आके गोली चलाया, अपराधियों ने कहिए कि गोली चलाई, बम फेंका। यही नहीं बल्कि हमको बचाने के लिए मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ है मुन्ना, उसके पेट में चाकू मार दिया गया, पूरा उतना गहरा जख्म कर दिया गया। 3 महीने तक पटना मेडिकल कॉलेज में मुन्ना गिरा हुआ रहा बिस्तर पर, लेकिन 300 बच्चों ने, हम लोगों ने मिलकर इसका काफ़ी सेवा किया और आज फिर से हमारे साथ है मुन्ना। ऐसा कोचिंग माफियाओं का रहा। जब ये सब नीतीश गवर्नमेंट के आने के बाद परिवर्तन हुआ, उसने 2 बॉडीगार्ड को दे दिया हमारे साथ कि रखो भाई, हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ ये लोग रहते हैं, इनका भी खाना पीना 300 बच्चों के साथ बनता है, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन इनके साथ मुसीबत है कि कभी वाइफ बोल दी कि चलिए भाई पानी पूरी खाते हैं, चाहे कुछ खाते, तो ये लोग भी खड़ा रहता है। कहीं घूमने जाइए, ये भी ले खड़ा रहता है, छोड़ता नहीं। तो एक हेडक भी है। बॉम्बे आ गए हैं आप लोग के सहयोग से तो थोड़ा शाम को घूम लेंगे, लेकिन इन सब के चलते दिक्कत भी है। लेकिन अब माफिया हमला नहीं करता है,
दूसरा टैक्टिस किया, क्या किया, नकली सुपर 30 खोल दिया, गया सुपर 30, सुपर 30 100, ऐसा कुछ खोल दिया, सुपर 20 खोल दिया और उसका ऐड दिया और बच्चों को, जो भोला भाला इनोसेंट बच्चा, उससे पैसा ले लिया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लिखा कि मैं सुपर 30 चलाता हूं, गया सुपर 30, गया छोटा लिखा, सुपर 30 बड़ा, ठग लिया पैसा। तो इस तरह का भी काम चला। लेकिन हमारी वाइफ है, बहुत लोग हैं, दोस्त है, पूछते कि भैया इतना तुमको कष्ट है, तुम क्यों सुपर 30 चलाते हो, तुम्हारे जान पर खतरा है, तुमको लोग बदनाम करना चाहते, तुम्हारे खिलाफ ब्लॉगिंग करते, फिर भी तुम क्या सुपर 30 चलाते हो। तो मैं यही सोचता हूँ, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, मासूम बच्चे, किसी के पिताजी ठेला चला रहे हैं, कोई के पिताजी अंडा बेच रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, अभी भी वैसे बच्चे हैं, उन लोगों का मासूम चेहरा मैं देखता हूँ तो मैं फिर ना सोच के भी दोबारा हाँ हमारे दिल में आता है। तो अभी जो कुछ बच्चे हैं वो कितना उम्मीद लगाए हुए हमसे, हम 1-1.5 मिनट का एक दिखाना चाहते हैं। पिताजी अंडा बेचते, मेरे पिताजी अंडा बेचते और हम समरसा राज के रहने वाले हैं। और यहाँ पे पटना में बहुत अच्छी तैयारियाँ की जाती है। सुपर 30 के जो आनंद सर डायरेक्टर हैं, गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कि सुपर 30 में एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ 23 से विद्यार्थी को, जो गरीब से गरीब हैं, उन बच्चों को पढ़ाई IIT का नॉलेज दिया जाता है। सर का तो बहुत अच्छा सुपर 30 है। सुपर 30 की वजह से सारे गरीब बच्चे आप सोच सकते हैं कि हाँ हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वरना इतना फीस लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वैसे भी मेरे पापा तो पान की दुकान करते हैं, इसलिए हम तो एबल नहीं थे कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन सर के बारे में सुने तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो उनको बहुत कम पेमेंट है उनका, तब भी यहाँ पे आके आनंद सर के कारण मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मेहर अंसारी है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। जैसे कि मेरी आर्थिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो कभी हम सोचते थे, मेरा तो बचपन से बहुत मन था बहुत पढ़ने का, लेकिन हम बस अपने परिवार की वजह से सोचते कि मेरे परिवार मैनेज कर पाएंगे नहीं। लेकिन जब से आनंद सर के बारे में सुना, तुरंत हम वापस आगे अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम मेरे मन में भी अब हौसला हो गया कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम आयुष दास है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, जिससे मुझे नहीं लगता था कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन पाऊंगा। लेकिन जब से मैं आनंद सर के बारे में सुना तो आनंद सर के इंस्टीट्यूट में आया और पढ़ने लगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं, जिससे गरीब स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलता है। मैं यह नहीं सोच पाता था कि गरीब स्टूडेंट भी बन पाएंगे, लेकिन जब से यहाँ आया तो लगा कि नहीं, अब गरीब स्टूडेंट भी अपने मेरिट के बेस पे इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। इससे गरीबों को एक नई जोश, नई ताकत और एक नया हौसला मिला, जिससे अब हर गरीब स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल दुख है, खुशियाँ बहुत आई। पहला साल जब हमने 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, ट्रेंड किया, पढ़ाई बहुत पढ़ाई चलती थी, तो 18 बच्चे IIT किए और बाकी बच्चे कोई अलग अलग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। फिर 22 बच्चे, फिर 28 बच्चे, और 3 साल तो पिछले 10 सालों में ऐसा था कि 30 आउट ऑफ 30 बच्चे IIT क्वालिफाई कर गए। बहुत खुशियाँ मनाई हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, पब्लिसिटी भी हुई, इज्जत भी मिला। काफ़ी लोगों ने इसकी कहानी कई जगह पर, टाइम मैगजीन में, जहाँ तहाँ, न्यूज़ वीक में, बहुत जगह पर छपी इसकी कहानी। मुकेश जी ने एक अवार्ड भी दिया। और अब मैं 1 मिनट का दिखाना चाहूँगा जो पेरेंट्स में क्या खुशी आई है। ये अभी अमन राज के पिताजी हैं, इनका बेटा IIT भी किया था, SCRA करके, रेलवे इंजीनियरिंग करके अभी DME है, पूरे डिवीज़न का हेड इंजीनियर है दानापुर पटना में। और भी कुछ लोग हैं। अमन राज का मैं पिता बोल रहा हूँ। का आनंद जी के सुपर 30 में उनके सानिध्य में रह के उसने जो ट्रेनिंग ली, उसका वो प्रतिफल ये हुआ कि वो IIT में भी चुना गया। इसका श्रेय आनंद जी को मैं देता हूँ, उनके टीम को देता हूँ। वे उनका ये सोच विलक्षण है। आर्थिक तो बहुत परेशानी थी, क्योंकि 1 साल का ही था तो इसके पापा का डेथ हो गया। उस समय मैंने कुछ इनकम नहीं था मेरे पास। गांव में खेती थोड़ा सा, मायके में ही थोड़ा सा खेती वेती था, और मायके से ही थोड़ा सा हेल्प मिलता था। उसके कारण उसके बाद थोड़ा सुपर 30 में जाने के बाद जब निकल गया तो हमको बहुत ये हुआ कि सुपर 30 मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उदाहरण है। ट्रेड भी चेंज है कि जैसे मेरा लड़का 12 में आया तो फिर
या चिंता सताने लगी कि हाँ ये IIT के लिए जिद पर अड़ा हुआ है कि IIT करेंगे। हमने कहा मेहनत करो। इस बीच में आनंद सर का एक सुपर 30 का किरण नज़र आया, उसमें ये सफल हुए और आनंद सर के माध्यम से ये हमारा मौका मिला और जो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी साबित हुआ। बहुत अच्छा से पढ़ा करके उन लोगों को आगे बढ़ने का एक साधन बनाते हैं। हमारे लिए तो एक तरह से वो भगवान है जो गरीब बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा करके उनके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अगर सुपर 30 नहीं होता तो जैसे गरीब का बाल बच्चा आगे नहीं होता। सुपर 30 आनंद सर का बड़ी सराहनीय है। वो देश विदेश में गरीब को बाल बच्चों को आगे उपकार कर रहे हैं। अब बहुत आदमी पूछता है कि भाई आपके यहाँ 30 बच्चे आते हैं, सफल क्यों हो जाते हैं, सक्सेस के पीछे मंत्र क्या है? तो सारा क्रेडिट मैं अपने टीम को देता हूँ। चूँकि मैं टीम लीडर हूँ इसलिए आज आपके सामने हूँ। हमारा भाई है, काफ़ी मेहनत करता है लोगों की पढ़ाई के अलावा सारी व्यवस्था को देखने में। पत्नी है, वाइफ है और माँ है, सब लोग लगे रहते हैं। हमारे भाई की वाइफ है, मेरा एक जॉइंट फैमिली, सब लोग। हमारे टीचर्स जो हैं हमारे साथ, जो कि पहले स्टूडेंट थे, वो भी पूरा टाइम देते हैं, पूरा मेहनत पूरी करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो उन बच्चों का, जो कि आज के ज़माना में मैं सुनता हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स दुखी हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, और हम लोगों को तो बच्चों को डांटना पड़ता है कि मत पढ़ो यार, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। और वो लोग 14 घंटा से तो नीचे कोई मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है और रात दिन एक करके मेहनत करता है। हम लोग भी उसको मोटिवेट करते हैं। बहुत बच्चा शुरू में आता है, कहता है कि सर हम कैसे पढ़े, बड़ा बड़ा कोचिंग है, 1-1 लाख लेता है, फीस वहाँ पढ़ रहा है, उसका बेटा बेटी बड़ा स्कूल से पढ़ के आया, शुरू से उसका ज्ञान इतना है, हम कैसे उसका मुकाबला करें? तो हम एक उसके लिए टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी बनाया। क्या बनाया कि 2 कार्टून बनाया। सुविधाएं नहीं है पूरा कि एनिमेशन बना पाए, तो स्टील में ही बनाया एक कैरेक्टर। मेरा एक दोस्त के जरिए ये पूरा कैरेक्टर तैयार किया जो ये रिक्की है। इसको मैं हमेशा दिखाता हूँ कि अमीर घर का बच्चा है और कोट टाई सूट बूट पहनता है और पढ़ने में अच्छा है, दिन भर पढ़ते रहता है और ये IIT देने जा रहा है अगले साल। और एक दिखाता हूँ कि मेरा हीरो है भोलू, गरीब है, सीधा है, साधारण कपड़ा पहनता है, लेकिन पढ़ता कम, दिन भर उसके मस्तिष्क में, दिमाग में पढ़ाई की बातें चलती है। ये बाइक से जाता है स्कूल पढ़ने, ये साइकिल से जाता है, दोनों में। ये बहुत छोटा सा मैं पीस दिखा रहा हूँ। ऐसा मेरा समझ लीजिए कि देखिएगा तो 400 घंटे का लेक्चर रहता है पूरा। उसमें बीच बीच में मैथ रहता है, चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खाता है, ये कॉर्न दाल भात सब्जी से काम चलाता है, ये हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम कहता है। फिर जब एक प्रॉब्लम आता है, जैसे एक IIT का प्रॉब्लम आता है, तो तुरंत एक सॉल्यूशन देता है, तुरंत। और ये सॉल्यूशन जो देता है अमीर घर का बच्चा रिक्की देता है, और तुरंत बना के फिर उसको चिढ़ाता है कि देखो बोलू, तुम तो अभी तक सोच रहे हो नहीं बनाए, मैंने तो बना दिया उसको, क्या तुम पढ़ते हो? फिर उसके बाद भोलू की बारी आती है। भोलू आता है, मुस्कुराता है, हंसता है, कहता है देखो रिक्की, तुम जिस सवाल को बनाए वो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है और मैं एकदम नया मेथड से उसको बनाता हूँ। और एक ही नहीं, मैं दूसरा सॉल्यूशन के बाद मैं तीसरा सॉल्यूशन देता हूँ, उसी का मैं चौथा सॉल्यूशन देता हूँ, जो कि ज्योमेट्री के सवाल को ट्रिगोमेट्री से बनाता हूँ, और फिर इसको अलजेब्रा से भी मैं बना सकता हूँ 5वां सॉल्यूशन में, और उस सवाल को जनरलाइज कर सकता हूँ। बता कौन हीरो है, तू हीरो है कि मैं हीरो हूँ? इस तरह से बच्चों में एक छोटी सी कहानी, कई कहानियाँ, कभी दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दोनों दोस्त भी है, इस तरह की बातें, लेकिन हर बार भोलू जीतता है। तो बच्चों को तो एक कई तरह से मैथ पढ़ने का उनमें जज्बा पैदा होता है, जुनून पैदा होता है, और साथ साथ क्या होता है कि उनमें ये विश्वास आता है कि गरीब आदमी ही इतिहास बना सकता है। इसका लास्ट में चलते चलते मैं अंत में बताना चाहूँगा कि इसका सोशल इम्पैक्ट हुआ है बिहार में। अब क्या हुआ है कि जैसे अनूप है, जिसके पिताजी घर से निकल गए थे, आए नहीं, तो अब ये गांव जाता है। अब इसके गांव में लोगों को उम्मीद जगी है, गांव का सब बच्चा पढ़ने लगा है, लोगों को उम्मीद जगी है कि पढ़ के अच्छा कर सकता है। इसके लोकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया कि ऐसा बच्चा IIT में अच्छा रैंक से क्वालिफाई करके गया, बॉम्बे में पढ़ रहा है, रिकॉर्ड बनाया कई IIT में। तो इसका उत्साह बढ़ा वहाँ के लोगों का। नक्सल से प्रभावित
लाभान्वित लोगों के बच्चे उससे आते हैं। और ये हर महीना हर साल 2 महीना गर्मियों के छुट्टी में अपने गांव में ही बिताता है। वहाँ के ही एक आदमी ने इसे जगह दे दिया है, इसी में वो बच्चों को अपने तरीके से भी पढ़ाता है, इंस्पायर करता है। और अब पिछले 4-5 सालों से देखा जाए, जब से IIT क्वालिफाई किया है, इसके गांव में कई लोग 10th का तैयारी दे रहे हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं। उस जमाने में अनूप ही एक ऐसा लड़का था जो अपने गांव से पहला 10वीं कक्षा पास था। तो ये परिवर्तन हुआ है। और छोटा छोटा रिक्शा वाला, साइकिल वाला, कई मोहल्लों में आप जाइएगा तो देखिएगा छोटा सा करने में असमर्थ है, उसके लिए तो एक वरदान की तरह है। समझिए कि अब मेरा जो छोटा भाई है इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम में रहा है, अगला बार वो भी तैयारी करेगा, सुपर 30 में एडमिशन हो जाएगा। अपना तो क्षमता नहीं है उस करवाने का, नहीं सुपर 30 के माध्यम से कम वो इस क्षेत्र में तो जा सकता है ना। सपना तो बहुत अच्छा पूरा होगा कि मेरा बच्चा लोग सुपर 30 पढ़ के इंजीनियर बने, अच्छा हो, ऊंचाई पर जाए। मेरा नाम रवि कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री प्रमोद कुमार केसरी है। वे फल बेचते हैं। ऐसा नहीं छात्र महान बनते हैं, गरीब घरों के भी छात्र महान बनते हैं। ये सुपर 30 के निर्माता आनंद सर ने सिद्ध किया है। जब से मैंने उनके पढ़ाने का तरीका देखा है, मुझ में भी पढ़ने की उम्मीद जागी है और मैं भी उन्हीं से पढ़ लिख कर महान बनना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि धीरे धीरे अब गांव में जाइएगा तो बिजली नहीं है, एक लैंटेन जल रहा है। उस लैंटेन में 20-20 बच्चा चारों तरफ से घेर के पढ़ रहा है और वो चाहता है कि पढ़े। सुपर 30 का जब भी रिजल्ट आता है, अखबारों में बात आती है, लोकल चैनल्स में बात आती है। ऐसा बच्चा, ये 8वीं क्लास में पढ़ता है, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर ये बच्चा रहता है और ये आता है क्लास में, देखता है और उम्मीद जताता है कि हम भी, हमारे पिताजी ठेला पर फल बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी आने वाले टाइम में आनंद सर के स्टूडेंट बनेंगे, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन और इतना माने कि माहौल बना है बिहार में कि पूछिए मत। अब देखिए कि पेट्रोल का दाम अचानक बढ़ गया तो बीजेपी और उसके जितने सपोर्टिंग पार्टी थे वो लोगों ने 31 मई को अनाउंस कर दिया कि देखो भाई, भारत बंद रहेगा, चाहे जो हो, चक्का जाम रहेगा। और नीतीश जी NDA गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, तो वहाँ पर बिहार में भी बंद पूरी तरह से सफल होगा। 4 दिन पहले अनाउंस हुआ और 31 तारीख की बात थी, मई को 31 में हम लोग एकदम डर गए क्योंकि हम लोगों का टेस्ट उसी दिन अनाउंस था, इस साल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई मेन गांधी मैदान जो पटना का है वहीं पर एक बांकीपुर स्कूल में टेस्ट था। हम कि उतना बच्चा, अब तो पहले तो 100-200 बच्चे टेस्ट, 300 बच्चे देने आते थे, अब हज़ारों बच्चे टेस्ट देने आते, कैसे आएंगे उतना शॉर्ट नोटिस में सबको? हमारे पास संसाधन नहीं है कि डेट चेंज कर दें और बदल दें। हम कहे अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए इसका कि एक बंद के दिन का ये NDTV के एक रिपोर्टर है मनीष झा, उनसे हम जगह जगह यातायात में जो पटना का काफिला चौराहा है, आप देख सकते हैं जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरीके से यातायात को रोका हुआ है। कहीं भी सड़क पर इक्का दुक्का वाहनों को छोड़कर कोई भी ऑटो ना अब पूरा बंद देखें। और ठीक ये डाक बंगला चौराहा है पटना, ठीक यहीं से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी है गांधी मैदान, वहाँ पर का दृश्य देखिए। यहाँ तो बंद का आपने दृश्य देखा, लेकिन वहाँ पर देखिए दृश्य। परीक्षा हमारी चलने वाला भी काम शुरू कर दीजिए, हो सके कि आप टिक लगा दिए हो और रंगे नहीं, ऐसी स्थिति में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप इसको सब एक बार चेक कर देंगे बच्चे, भरने वाला और टाइम बचा हुआ है, सब खुद देखो से कोई दिक्कत नहीं। आपका सब हॉल में घूम कर आपको तस्वीर देख के नहीं लगेगा कि उस दिन जाम भी कहीं है, कहीं बंद भी है। धीरे धीरे जाओ। इलेक्शन से यहाँ तक पैदल आए हैं हम लोग। किस लिए?
एग्जाम देने के लिए आए हैं और यहाँ तो ऑटो चल नहीं रहा था और सड़क पर भीड़ भाड़ बहुत था, जुलूस निकला हुआ था, इसलिए आने में बहुत दिक्कत हुआ। तो एग्ज़ाम तो अगले साल भी दे सकते थे, ऐसा क्या था? भारत बंद में घर पे रहते नहीं, जब फॉर्म भर दिए हैं तो इसे देना पड़ा। तक यहाँ पर आना था, 9 बजे एग्जाम था, वहाँ पर ट्रेन रुक गई तो हम इस समय आ रहे हैं और वो भी हम पैदल ही आ रहे हैं, ना हमें ऑटो मिला है ना रिक्शा मिला है, कुछ नहीं मिला, पैदल ही आ रहे हैं। कल तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ कभी बिजली चली जाती है, बैटरी भी ख़राब रहता है, वैसी स्थिति में भी बच्चे नहीं छोड़ते हैं, पढ़ते रहते हैं इस उम्मीद में कि हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, एक मामूली शिक्षक हूँ, हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि जितने बच्चे आ रहे हैं सबको कुछ उपाय लगा के पढ़ा दूँ, लेकिन दिल में इच्छा होती है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, इस तरह का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि आज के तारीख में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाम को फेस करके आते हैं, रेल बंद रहता है, पैदल चल के आते हैं। ये भूख ही एक हमारे देश के लिए पॉजिटिव बात है, ऐसा मैं फील करता हूँ। आप लोग भी सोचिए, इस दिशा में आगे बढ़ाइए इस तरह के कार्यक्रम को। और अगर ये जितने भूखे विद्यार्थी हैं, शिक्षा के भूखे विद्यार्थी, अगर ये सही में पढ़ जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारा देश पूरे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा चमकता हुआ देश होगा। हम लोग उम्मीद में रहें कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है। निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत करो, हमारे देश की भी तकदीर एक दिन जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद। Ladies and gentlemen, Mr. Anand Kumar. And I request Mr. Motilal Oswal and Mr. Ramdev Agarwal to please join us on stage and present a beautiful bouquet of flowers and a memento. Ladies and gentlemen.